Hello everyone, welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all? How is your preparation going on? From starting today's series, I'm going to tell you that in previous series, I discussed full length test series which is very important for all PT exams of civil services and other competitive exam. So आपको क्या करना है, उस सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट वीडियो को म्यूट करिए. आफ्टर दैट आप वो 100 के 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना एंड विद नेगेटिव मार्किंग इज़ आल्सो देयर. सो जो आपको क्वेश्चन अच्छे से आते हैं उसको अटेम्प्ट करना. और अगर आपके 80 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और यू आर गोइंग टू क्रैक पीटी एग्ज़ाम. आफ्टर दैट आप वीडियो को अनम्यूट करना और उसके सारे सॉल्यूशन सुनना, तो आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा. नाउ लेट्स कम टू टुडेज सीरीज. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ट्रिकी क्विज पार्ट 5 एंड दिस ट्रिकी क्विज इज मेनली फोकस्ड फॉर UPSC and other state PCS exams like UP PCS, HP PCS, Rajasthan exam also and MP PCS exam also. In today's quiz, if out of 20 question 15 questions are correct, it means आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. तो ट्राई करिएगा कि आपके 15 क्वेश्चन करेक्ट हों और अच्छे से इसको अटैम्प्ट करिएगा बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है सभी एग्जाम्स में लाइक UPSC एंड अदर स्टेट PCS एग्जाम में. तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है फर्स्ट उसको सोल्व करिएगा. Let's start with today's quiz. Question number 1. Consider the following statement. Statement 1 is, in the election for Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared elected. So Lok Sabha और State Assembly में जो winning candidates होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनको एटलीस्ट 50% वोट जो है वो पोल चाहिए कि वो टू बी डिक्लेयर दैट दे आर इलेक्टेड, कि वो इलेक्टेड हो गए हैं. तो उनको कितनी % वोट चाहिए? 50%. तो बताइएगा ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. एंड सेकंड स्टेटमेंट इज, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा, द स्पीकर पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी एंड द डिप्टी स्पीकर टू द ऑपोजिशन. सो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा में जो स्पीकर की पोस्ट होती है वो मेजोरिटी पार्टी को जाती है और जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है वो अपोजिशन पार्टी को जाती है. तो बताइएगा ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव अ स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी नन ऑफ द अबव. सो ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं बिकॉज इंडिया में क्या है, इंडिया फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली देर इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है इन विच अ कैंडिडेट हु विन्स द इलेक्शन मे नॉट बी नीड मेजोरिटी वोट्स, दैट इज 50% प्लस 1 मेजोरिटी वोट्स जो है उनको नहीं चाहिए बिकॉज देर इज फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज 10th लोकसभा में जो पोस्ट थी डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर की, बोथ वर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी से थे. बट 11th लोकसभा में देयर हैज बीन अ कंसेंसस दैट जो डिप्टी स्पीकर थे वो ऑपोजिशन पार्टी के थे. सो ये सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. आंसर इज डी नन ऑफ द अबव. Question number 2. Consider the following statement in respect of trade-related analysis of fauna and flora in commerce, that is traffic. Statement 1. Traffic is a bureau under United Nations Environment Program. Second statement. The mission of traffic is to ensure that trade in wild plants and animal is not a threat to conservation of nature. सो आपको बताना है कि ट्रैफिक से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट में ये पूछा गया कि ट्रैफिक जो है वो एक ब्यूरो है UNEP के अंडर, और सेकंड में इसका मिशन जो है ट्रैफिक का वो ये है कि इट इज़ रिलेटेड विद ट्रेड से रिलेटेड है वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए. और ये जो प्रोग्राम है ये थ्रेट नहीं है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ऑप्शन 1 इज ए ओनली 1, बी only 2, C both 1 and 2, D neither 1 and not 2. So try to solve this question. So answer is C. Both 1 and 2 statements are correct. दोनों statement सही हैं. ट्रैफिक जो है it is a wildlife trade monitoring network which is leading a non-governmental organization. So ये एक non-governmental organization है which is working globally on the trade of wild animals and plants. So ये किसके लिए वर्क करती है? Wild animals and plants के लिए.
फॉर बोथ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और ये कब फाउंड हुई थी? इट वॉज फाउंडेड इन 1976 एज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, WWF के अंडर और IUCN के अंडर ये एज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई थी। Question number 3. From the ecological point of view, which one of the following assumes importance in being a good link between the Eastern Ghat and Western Ghat? So, ecological point of view से इसमें से कौन सा नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व या टाइगर रिजर्व लिंक एस्टेब्लिश करता है इन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट में? सो ऑप्शंस आर ए नागरहोल नेशनल पार्क, बी शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, सी पापीकोंडा नेशनल पार्क, D Satyamangalam Tiger Reserve. So try to solve this question. This question is very important. So answer is D Satyamangalam Tiger Reserve जो है वो लिंक एस्टेब्लिश करता है ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट में एज पर द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज अ प्रोटेक्टेड एरिया एंड आल्सो अ टाइगर रिजर्व इन ईस्टर्न घाट्स। और ये कौन से स्टेट में है? इट इज इन तमिलनाडु एंड इट हैज अ टाइगर पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 83। सो यहाँ पे 83 टाइगर हैं एंड देयर इज अ लेपर्ड पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 111 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2019। एंड पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर है? इट इज नियर राजमहेंद्रवरम पापी हिल्स इन ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया फॉर द एंडेमिक स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और 2014 में जब पोलावरम डैम बनी है तो इसका कोई भी पार्ट जो है वो ईस्ट और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं है। सो इट इज ऑलमोस्ट इन द आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ईस्ट एंड गोदावरी। एंड नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है? इट इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसूर कर्नाटका में है एंड इट इज वन ऑफ द इंडियाज प्रीमियर टाइगर रिजर्व बिकॉज इट इज एडजॉइनिंग 2 टाइगर रिजर्व नेम्ड बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाउ शेषाचलम हिल्स, दीज आर द हिली पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न घाट और ये कहाँ पर हैं? सदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में एंड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कम टू क्वेश्चन नंबर 4. इन द कंटेक्स्ट ऑफ mitigating the impending global warming due to the anthropogenic emission of carbon dioxide, which of the following can be potential site for carbon sequestration? तो ये बताना है इसमें से कौन सी पोटेंशियल साइट है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर और स्टोर करने के प्रोसेस को बोलते हैं एंड इट इज द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। सो जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसको रिड्यूस करना इसका मेन एम है। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो उसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो ऑप्शन 1 इज अबंडेंट एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स, 2 इज डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वियर, 3 इज सबटेरेनियन डीप सैलाइन फॉर्मेशन। सो ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी 1 एंड 3, 4 1 2 3। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है। सो स्टार्ट, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आंसर इज डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ऑल आर द पोटेंशियल साइट्स फॉर द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन? इसमें से नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? 1. To create awareness relating to malnutrition among only pregnant women. Second is to reduce the incidence of anemia among young children, adolescent girls and women. Third is to promote the consumption of millet, coarse cereal and unpolished rice. So इसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी नहीं है। ऑप्शंस आर A 1 2 3, B 2 only, C 1 and 3, D 2 and 3. So try to solve this question. So answer is B, only 2. 2 स्टेटमेंट करेक्ट है और 1 और 3 इनकरेक्ट है। 1 स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज नॉट ओनली अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन, सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं है। सो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन क्या है? इट इज आल्सो नोन एज पोषण अभियान। तो इनको किसने लॉन्च किया इस मिशन को? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने फ्रॉम झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कब किया था? इन मार्च 2018 में। और इसका मेन टारगेट क्या है? टू रिड्यूस द लेवल ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स।
सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. ऐसा कोई इसमें प्रमोशन नहीं है, बिकॉज इसका जो टारगेट है मेनली स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन और अनीमिया को और लो बर्थ को टारगेट करना है और रिजोल्व करना है. एंड इट आल्सो मॉनिटर एंड रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल स्कीम्स. और इसमें बहुत सारी स्कीम्स को मर्ज भी किया गया है. एंड इट्स लार्ज कंपोनेंट क्या है? इट इज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, दैट इज ICDS सिस्टम, and even strengthening and nutrition improvement project to all districts by 2022. And there are number of schemes which are directly or indirectly affecting the nutrition status of child 0 to 6 years and pregnant women and lactating mother. But there is no dearth of the scheme, and lack of creating synergy and linking of the scheme is नॉट अप टू मार्क. सो इसलिए ये अभियान स्टार्ट किया गया था. इसमें बहुत सारी जो मिशन फेल हो गए थे उन सबको कन्वर्ज कर दिया गया था. और मेनली फोकस किया है अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन को कैसे सॉल्व किया जाए. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स. नंबर 1 इज खिलाफत मूवमेंट, 2 चंपारण सत्याग्रह, 3 म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, 4 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सो आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. ऑप्शन ए इज 1 2 3 4, बी इज 2 1 4 3, सी 3 4 2 1, डी 4 3 1 2. सो स्टार्ट. आंसर इज बी 2 1 4 3. खिलाफत मूवमेंट क्या है? खिलाफत मूवमेंट एक पान इस्लामिक फोर्स है इंडिया में विच वॉज अराउज इन 1919 में ये आया था विद एन एफर्ट टू salvage the Ottoman Khalifa as a symbol of unity among the Muslim community in India. And there was a person, Mehmed VI, who was the Ottoman Sultan and Khalifa during the nascence of Khilafat movement in India. और चंपारण सत्याग्रह कब आया था? It was came in 1917, which was the first सत्याग्रह movement by Gandhi ji in India and West चंपारण, बिहार. इस मूवमेंट में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द ग्रोइंग ऑफ इंडिगो विद बार्ले विद एनी पेमेंट फॉर इट. एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब आया था? इट केम इन 1930 से 1932 में आया था. एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियन पॉलिटिकल पर्सनालिटी टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया. एंड दिस स्टार्टेड इन नवंबर 1930 में स्टार्ट हुआ था और एंड हो गया था इन दिसंबर 1932 में. एंड दीज कॉन्फ्रेंसेज वर कंडक्टेड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जिन्ना टू वॉइसरे लॉर्ड इरविन एंड प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड एंड बाय द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द Simon Commission in 1930. And there was a demand for Swaraj के लिए डिमांड थी, that is self rule in India, which was growing increasingly. And B.R. Ambedkar, Mohammad Jinnah and Tej Bahadur Shapru, and there are many person like K.T. Paul, Meera Ben, were the key participants from India in this conference. There were 3 round table conference from 1930 to 1932. Now the Royal Indian Naval Mutiny, it was a revolt which came in 1946 as naval uprising, and it is related with the Indian naval rating soldiers and police personnel and civilians against the British government of India. It was initiated in Bombay and then the revolt was spread, and it also found the support throughout the British India from Karachi to Calcutta. And there were around 20,000 sailors in 78 ships were joined the revolt, and this mutiny was suppressed by the British troops and the Royal Navy warships. And even the Indian National Congress and Muslim League condemned the mutiny, and Communist Party of India was the only party जिसने इसको सपोर्ट किया था. बाकी सबने इसको अनसपोर्ट मतलब कंडेम किया था. 7. Consider the following statements. Number 1 is the Election Commission of India is a 10-member body. Number 2, Union Minister of Defence decides the election schedule for the conduct of both general election and by-election. Number 3, Supreme Court resolved the disputing relating to splits, mergers of recognized political party. So आपको बताना है इसमें से तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी नहीं है. ऑप्शन इज A 1 2 3, B is 1 and 2, E is 1 only, and D is none of the above. So try to solve this question. आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव. सो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इट्स मेन पर्पस इज टू डायरेक्टली एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री. और ये कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच प्रोवाइड पावर and superintendence and direction
and even the control of election to Parliament, State Legislature, Office of President of India and Office of Vice President of India shall be vested with the Election Commission. So Election Commission एक All India body है which is common to both central government as well as state government. And there are no 10-member body. There is a chief election commissioner and 2 election commissioners in the Election Commission of India. So all the 3 statements are incorrect. Now question number 8. Broad-based trade and investment agreement BTIA is sometimes seen in this news and in the context of negotiation held between India and which organization? Number 1 is A. European Union, B. Gulf Cooperation Council, C. ASEAN, D. SCO. आपको बताना है BTI इंडिया और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है. सो स्टार्ट. आंसर इज A. India and European Union. So it is a negotiation which began on broad basis bilateral trade and investment agreement and it was started in Brussels, Belgium. Question number 9. With reference to Indian Ocean Dipole IOD, sometime mentioned in the news while forecasting Indian monsoon, which of the following statement is are correct? तो बताना है इसमें से इंडियन ओशन डायपोल से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. नंबर 1 इज IOD phenomena is characterized by a difference in sea surface temperature between tropical western Indian Ocean and tropical eastern Indian Ocean. Statement 2 is an Indian Ocean dipole phenomena can influence an El Nino impact on the mention. So option A is 1 only, B is 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. So start. The answer क्या है? C. Both statements are correct. So Indian Ocean dipole, it was happen in Indian Ocean and it is an atmospheric ocean based phenomena just like El Nino and La Nina. इसमें क्या होता है? Where the temperature of the sea surface water get warmed up in the positive phase of Indian Ocean dipole, then it cooled up in the negative phase of Indian Ocean dipole, and the Indian Ocean dipole is also known as Indian Nino, which is actually the main difference between the Arabian Sea and it is in the western part of Indian Ocean and Bay of Bengal, which is the eastern part of Indian Ocean. So Indian monsoon widely depends upon these phenomena like Indian Ocean dipole, El Nino and La Nina. Question number 10. Consider the following statements. Statement 1 क्या है? Climate and Clean Air Coalition CCAC to reduce the short-lived climate pollutant is a unique initiative of UNEP. Statement 2. The CCAC focuses on methane, black carbon and hydrofluorocarbons. So which of the following statement is are correct? A only 1, B only 2, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. So try this question. Answer is C. Both statements are correct. Climate and Clean Air Coalition to reduce the short-lived climate pollutant, that is known as CCAC. It was launched by UNEP and 6 countries. So ये किसने स्टार्ट किया था? UNEP ने, that is United Nation Environment Program. and 6 कंट्री कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मैक्सिको, स्वीडन एंड USA. और कब स्टार्ट हुआ था? 16 फरवरी 2012 में. What is the main aim of CAC? It is to catalyze the rapid reduction in short-lived climate pollutants to protect the human health, agriculture and the environment. And more than $47 million has been pledged to climate and clean the coalition from other countries is given. And this program is managed out by the United Nations Environment Program through a secretariat कहाँ है जिसका? पेरिस, फ्रांस में. Number 11. Which of the following statement best describe the Alma-Ata Declaration? So इसमें से Alma-Ata Declaration को कौन सी statement describe करती है? A. It envisages a comprehensive and integrated primary health care for all. B. It is an international commitment for equality, development and peace for all women everywhere. C. It is an agreement to prohibit the use of less deadly explosive. D. It reaffirms flexibility of TRIPS member states in circumventing intellectual property rights for better access to essential medicine. So try this question. Answer is A. So first statement is related with Alma-Ata Declaration. Alma-Ata Declaration कब आया था? It came in 1978
and it was emerged as a major milestone of the 20th century in the field of public health, and it is identified the primary health care as its key to attainment the goal of health for all. Question number 12 is select the correct situations which define the poverty trap. So इसमें से कौन सा statement poverty trap को define करता है? A, when the population in an economy continue to remain poor even after increase in its nominal income. B is when the rise in income of the poor people is equitably neutralized by inflation. C, when unemployment rate starts increasing together with the inflation. D, when unemployed population getting unemployment allowances does not feel encouraged to become employed. So try this question. Answer is D. So D statement is correct about poverty trap. When unemployment population getting unemployment allowances does not feel encouraged to become employed. पॉवर्टी ट्रैप क्या होता है कि जब एक अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन को अलाउंसेस दिए जाते हैं और उनको एनकरेज नहीं किया जाता कि वो एम्प्लॉयड और वर्क करें, और उनको बोला जाता है आपको अलाउंसेस तो मिल रहे हैं, सो दैट पॉपुलेशन वाज ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट और वो अनएम्प्लॉयड रहती है. सो दिस इज नोन एज द पॉवर्टी ट्रैप. क्वेश्चन नंबर 13, हाउ इज ला नीना डिफरेंस फ्रॉम एलिनो. तो इसमें क्या डिफरेंस है ला नीना में एंड एलिनो में. वन इज ला नीना इज कैरेक्टराइज बाय अनयूजली कोल्ड ओशन टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, whereas El Nino is characterized by unusually warm ocean temperature in equatorial Pacific Ocean. Statement 2 is El Nino has adverse effect on southwest monsoon of India, but La Nina has no effect on monsoon climate. So which of the above statement is are correct? A, only one. B, only two. C, both 1 and 2. D, neither 1 nor 2. So try this question. So answer is A. Statement 1 is correct but 2 is incorrect. 2 incorrect क्यों है? बिकॉज लानीना का भी इफेक्ट होता है मॉनसून क्लाइमेट पे, सो इसलिए स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14, हु ऑफ द फॉलोइंग organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in April 1930? A, C. Rajagopalachari. B, V.O. Chitambram Pillai. C, K. Kamraj. D, Annie Besant. So try this question. Answer is A, C. Rajagopalachari. So CR was an Indian statement writer थे और एक lawyer थे. He was the last Governor General of India. As soon India became a republic in 1950, तो ये गवर्नर जनरल बने थे. He was the first Indian born Governor General and all the previous holders of the post were British national. So ये एक Indian थे. And he also served as a leader of Indian National Congress and even the premier of Madras Presidency. Governor of West Bengal भी थे and Minister for the Home Affairs of Indian Union. And even he was the Chief Minister of Madras State. And Rajagopalachari founded the स्वतंत्र पार्टी. So इन्होंने कौन सी पार्टी स्टार्ट की थी? स्वतंत्र पार्टी. And he was one of the first recipient of India's highest civilian award, भारत रत्न भी इनको मिला है. And he opposed the use of nuclear weapon and he was a proponent of world peace and disarmament also. So during his lifetime he was acquired the nickname like Mango of Salem. तो इनको Mango of Salem कहा जाता है. And Salem is a place in Tamil Nadu which is famous for steel plant. Who was K. Kamraj? He was an Indian independence activist and even politician who served as Chief Minister of Madras. And he was the founder and president of Indian National Congress, and he was acknowledged as kingmaker in the Indian politics during 1960s. And he also served as president of Indian National Congress for 2 terms. That is between 1964 and 1967, and he was responsible for elevation of Lal Bahadur Shastri to the position of Prime Minister of India after Nehru's death. And he was a member of Parliament, Lok Sabha during 1952 से 54 and even 1969 to 1975. And he was known for his simplicity and integrity. And he also played major role in developing the infrastructure of Madras state to improve the quality of life and needy and disadvantaged people. Question number 15 is, what is the difference between asteroid and comets? Number 1, asteroid are small rocky planetoids while comets are formed of frozen gases held together by rocky and metallic material.
Number 2, asteroids are found mostly between orbits of Jupiter and Mars, while comets are found mostly in Neptune. Statement 3, comets show a perceptible glowing tail while asteroids do not. So which of the following above statement is are correct? A 1 and 2, B 1 and 3, C 3 only, D 1, 2 and 3. So try this question. Answer is D. All the statements are correct about asteroid and comets. Question number 16. Quit India movement was launched in response to A. Cabinet mission plan, B. Cripps proposal, C. Simon Commission report, D. Wavell plan. So this is easy question. Try this. Answer is B. So Quit India movement was launched in response to Cripps proposal, and Cripps mission was failed attempt in late March 1942 by the Indian government. So ये mission fail हो गया था to secure the full Indian cooperation and support for their efforts in World War II. And the mission was headed by senior minister Sir Stafford Cripps. And Cripps was belonging to the left-wing Labour Party. And he was sympathetic to Indian self-rule, but also the member of coalition war cabinet led by the Prime Minister Winston Churchill, who had been the leader of the movement to block the Indian independence. And even Cripps was sent to negotiate an agreement with the Nationalist Congress leader, including Gandhiji. Most of those leaders represented the majority Hindu population, and Muhammad Ali Jinnah and the Muslim League, who claimed to represent the minority Muslim population. मिशन में मेन क्या था? डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई थी, और इसमें एक्सचेंज में इस मिशन में ब्रिटिशर्स से प्रॉमिस किया था कि वो डोमिनियन स्टेटस दे देंगे अगर उनको ब्रिटिशर्स को हम सपोर्ट करेंगे इन द वर्ल्ड वॉर. But after that, both the major parties rejected his proposal and they were also unacceptable to the Churchill. So ये रिजेक्ट कर दिया गया था दोनों पार्टीज ने, इंडियन कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी. So this mission was failed and Congress moved toward the Quit India movement, where it refused to cooperate in the war effort. Question number 17. Regarding the taxation of Krishna Dev, the ruler of Vijayanagar, consider the following statement. So इसमें से कृष्ण देव से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Number 1, the tax rate on land was fixed depending on the quality of land. Number 2, private owners of workshop paid an industries tax. So option A only 1, B only 2, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. Try to solve this question. Answer is C. Both statements are correct. Krishnadev Rai, he was the emperor of Vijayanagar Empire, and his reign was from 1509 to 1529, and he was the third ruler of Tulva dynasty, and he earned the title Kannada Rajya Ram Ramna. He is also known as Andhra Bhoj and Moru Raira Gand, and he became the dominant ruler of peninsular India, and he defeated the Sultan of Bijapur, Golconda, and even the Bahmani Sultanate, and he was one of the most powerful Hindu ruler in India. Now question number 18. With reference to the cultural history of medieval India, consider the following statement which are correct or not. Number 1 is Siddhas, Sitars of Tamil region were monotheistic and condemned idolatry. Number 2, Lingyats of Kannada region questioned the theory of rebirth and rejected the caste hierarchy. Option A is 1 only, B 2 only, C 1 and 2, D neither 1 nor 2. So try this question. Answer is C. Both statements are correct related with cultural history of medieval India. Question number 19. Consider the following statement with reference to infrastructure investment trust INVITIS. So इसमें से INVITIS से related कौन सी statement correct है? Number 1. These are the institutions that enable the investment into infrastructure sector by pooling the money from individual investors. Number 2, INVITIS are regulated by the Reserve Bank of India. Number 3, INVITIS help in attracting the international finance into the Indian infrastructure sector. Option A is 1 only, B is 1 and 2 only, C is 1 and 3 only, D is 1, 2, 3. So try this question. Answer is C. 1 and 3 statement are correct. 2 is incorrect. So INVITIS क्या है? INVITIS is an infrastructure investment trust. It is like a mutual fund, and it even enable the direct investment of small amount of money
from the possible individual and institution investor in infrastructure. So ये म्यूचुअल फंड की तरह है और इसमें क्या है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक इंडिविजुअल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी, किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में. एंड इवन इम्यूनिटीज वर्क लाइक म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आल्सो. इन्विटीज आर ट्रीटेड एज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रीट्स, दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का ये मॉडिफाइड वर्जन है. स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट क्यों है, इसको कौन रेगुलेट करता है, इट इज रेगुलेटेड बाय द सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नॉट बाय द आरबीआई. सो क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्विज. Which of the following is correct regarding 81 bond recently in the news? So 81 bond के लिए कौन सी statement correct है? One is 81 bond are unsecured bond that have no maturity date. Number 2, these bonds are typically used by the banks to bolster their tier 1 capital. So select the correct answer. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. So try this question. Answer is C. Both statements are correct. So 81 bonds stand for additional tier 1 bonds and these are unsecured bonds which have a perpetual tenure. In other words, these bonds have no maturity date. So इनकी कोई maturity date नहीं होती and they have call option also which can be used by the bank to buy these bonds back from the investors. So these questions are very important for PT exam of UPSC and other all state PCS exam. So friends, try this quiz and seriously attempt this quiz और देखिए आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए और कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्विज. कीप वॉचिंग ड्रीम सिविल सर्विसेज एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो. मिलते हैं नेक्स्ट न्यू क्विज सीरीज के साथ और न्यू वीडियोस के साथ. जय हिंद.